नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ज़माना आ चुका है। अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर भारत में आते हैं, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत के अंदर हैं। पाकिस्तान लव्स सम एयर स्ट्राइक्स इन अफ़गानिस्तान अ, ट्राइंग टू हिट टीटीपी, नूर वली मसूद, मिस ऑब्वियसली पाकिस्तान के बॉम्ब कहीं नहीं जाते, आलू के खेत में जाके गिरते हैं हमेशा। अभी से नहीं, बहुत बहुत टाइम से इनकी ये आदत है। दे मिस हिम। उसके बाद द टाइमिंग इज़ प्रीटी क्यूरियस ऑब्वियसली। इंडिया का क्या गेम है? क्या इंडिया रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है तालिबान रेजिम को? क्या हमारी दोबारा से एम्बेसी खुलेगी वहाँ पर? हमारी तो खुली हुई है। विल वी कॉल इट एन एम्बेसी? विल दे कॉल इट एन एम्बेसी? क्या व्हाट आर द न्यूएंसेस एट द बैक? एंड द गाय इज़ हियर फॉर 8 डेज़। इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। 8 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बात करते हैं पथिकृत भाई से। यार बताओ यार, क्या यार तुम ज़रा सुबह-सुबह कल रात को हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा हो रहा है, अभी आप पाकिस्तान ने उठा के देखो एयर स्ट्राइक तो करी ना पाकिस्तान ने, उल्टे काम तो करे। वी वर राइट। ये मुझे पता नहीं था कि अब फिर से किया है। हाँ, पहले तो किया था। देखिए ये जो They अभी they hit so-called TTP hideouts, ठीक है, and couple of places pretty close to Kabul. हुँ, None of अब स्ट्राइक्स मारा है, वहाँ पता नहीं किसको मारा है, क्या मारा है। They started spreading news कि Noor Wali Masood, the head of TTP, is missing. He's dead. Funny thing is, within half an hour, that guy came out, put out a very audio message taking the date कि भाई आज 9 तारीख है, 9 तारीख से 10 तारीख हो रहा है अक्टूबर में, मैं इतने बजे बात कर रहा हूँ, कल फ्राइडे है। एवरीथिंग इज ओके। तो ये जो विज़िट है ये ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही। और आप देखिए अफ़गानिस्तान को ऑफ़िशियली इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, ये जो तालिबान का सरकार है। हालाँकि देयर इज़ अ डी ज्योर रिकॉग्निशन जो रशिया ने ऑलरेडी कर दिया है जो तालिबान सरकार का है। एंड काफ़ी और भी देश है इर्द-गिर्द के, जैसे चाइना, ईरान और सेंट्रल एशियन जितने देश हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ तो नहीं किया, लेकिन उनके एंगेजमेंट लेवल काफ़ी बढ़ गया है विद तालिबान। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इसी साल के शुरुआत के दौरान हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी, उन्होंने मिले थे विद आमिर खान मुत्तकी इन दुबई आई थिंक। तो इवन एंगेजमेंट तो है। जशन had a conversation। हाँ जी, हम्म, एंगेजमेंट तो है। उसको ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिले कि ना मिले वो अलग चीज़ है, बट देयर इज़ एन एंगेजमेंट। और इस एंगेजमेंट के बहुत सारे कारण हैं। वन कैन से देखिए, और एंगेजमेंट भी है, वो भी रियलिटी, और बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, वो भी रियलिटी है। बहुत सारे इश्यूज है जहाँ पे तालिबान की जो आइडियोलॉजी है, तालिबान जैसे चलाता है, इंडिया डज़ नॉट एग्री टू दैट। लेकिन क्या आप डिसएग्री कैन डिसएग्रीमेंट बी द रीज़न फॉर कंप्लीट आइसोलेशन? ये आइसोलेशनिस्ट जो अप्रोच वेस्ट का होता है, सैंक्शन लगा के, दैट इज़ वेयर फंडामेंटली इंडिया इज़ एट लॉगरहेड विद द वेस्ट। इंडिया कहता है कि आप सैंक्शन करके आइसोलेट करने से कोई फायदा जनरली होता नहीं। अब जिसको सैंक्शन करना है उसको तो करते नहीं हो। When it comes to a country like Afghanistan, Afghanistan is a very sensitive place. Geostrategically, it's a very sensitive place. तो आप आइसोलेट करके तो फिर there's no point. So I think ये जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है तालिबान के, उनके साथ स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात तो जरूर होगी, लेकिन जो जो चीजें हैं जिसमें इंडिया के कंसर्न्स है, फॉर एग्जांपल गर्ल्स एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स वाले, आई थिंक एंगेजमेंट तो उसमें भी होगा। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में वो एक स्पीच भी देंगे शायद। और ही वुड आई थिंक ही वुड आल्सो बी विजिटिंग दारुल उलूम देवबंद। तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजन। अब इसको, ये अफगानिस्तान को इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट अमेरिका ने बना दिया, नहीं तो उतना नहीं होता। अफगानिस्तान के लिए कंसर्न्स बहुत सारे हैं। देखिए अफगानिस्तान का एक, अगर एक तरीके से आप देखें, तो चबहार पोर्ट इज ऑलमोस्ट लाइक द लाइफलाइन ऑफ अफगानिस्तान इन सर्टेन वेज। क्योंकि जितने सारे वो लैंडलॉक देश हैं, उनके जितने सारे ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया भेजते थे, दैट वाज प्राइमरीली थ्रू चबहार पोर्ट।
फिर उसके बाद इंडिया काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था, लिंकिंग ईरान विथ अफगानिस्तान विथ रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द चबार पोर्ट। खैर अभी वो सब तो बंद पड़े हैं, बट इंडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अफगानिस्तान। ऐसा नहीं कि इंडिया भी इसमें इम्पोर्टेंट देख रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका एक मतलब सिंबॉलिक ही मान लीजिए, इंडिकेशन आ जाता है जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है, जो एंथुजियाज्म अमंग अफगान के लोगों में होता है टुवर्ड्स इंडिया, उसमें आई वांट टू एक्नॉलेज वन थिंग। बीसीसीआई ने तो एक अच्छा रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिस तरह से अफगानिस्तान के क्रिकेट टीम को बढ़ावा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, सपोर्ट दिया, दैट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन अफगानिस्तान टुवर्ड्स इंडिया। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन एड तो है ही। तो अभी जो विजिट है उसके तीन चार इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वेरी रिसेंटली देखेंगे आप, इनफैक्ट पाकिस्तान aligned with India and China to oppose any foreign strategic base in Afghanistan, मतलब बागराम वाला इशू। तो आई थिंक नाइदर इंडिया नॉट चाइना वांट्स की अफगानिस्तान में वापस अमेरिका आए, बिकॉज उसका एक इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया में पड़ता है। दैट्स वन। सेकेंडली, आईएसआईएस इज नॉट डेड, वो कभी भी फिर आ जाता है, बिकॉज वी ऑल नो वेयर द सपोर्ट सिस्टम कम्स फ्रॉम। नाउ रशिया के लिए भी जो द रीजन दैट दे हैव एंगेज्ड विद अफगानिस्तान के तालिबान रेजिम, द रीजन दैट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, डीजीओ रिकॉग्निशन दिया है टू द एमिरेट, ये जो उनके सरकार है, इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कंटेनिंग आईएसआईएस। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाज आल्सो अ गेटवे फॉर इंडिया टू सेंट्रल एशिया bypassing Pakistan. Now चबार वाला इशू फॉर इंडिया वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अगर आप इंडिया के एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया देखेंगे, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्रिटिकल मिनरल्स। सो देयर आर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एंड सेकेंडली तालिबान, अगर आप तालिबान की तरफ से देखें, उनको जो करना था अफगानिस्तान में टू रिमूव द अमेरिकन एंड देन हैव देयर ओन गवर्नमेंट, वो उसने किया। बट वंस दे हैव डन दैट, वो भी रियलाइज करता है कि वो सिर्फ आइसोलेटेड तरीके से रह नहीं पाएगा, they have to engage with other countries. So I think for them engaging with India is very important. उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और क्या डिस्कशंस होगा, क्या इवेंचुअली इंडिया वुड रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट, वेल वी हैव टू वेट एंड वॉच। उसके ऊपर कंफर्म कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आपने जो कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, उसके ऊपर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि अफगानिस्तान हमेशा से ही प्रो इंडिया रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी रहा है, अभी भी है। तो ये जो लड़ाई हो रहा है अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, एक रिक्वेस्ट कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान की तरफ से आया था कि इंडिया में जो बल्क प्रोडक्शन होता है 105 mm आर्टिलरी का, वो फील्ड गन जिसको कहा जाता है, दे हैड रिक्वेस्टेड इंडिया कि आप हमें वो सप्लाई करो, फिर हम देख लेंगे पाकिस्तान को। दैट हैज बीन देयर। देयर वर टॉक्स, देयर वर स्टोरीज एंड इन दैट शायद रशिया इज थिंकिंग अबाउट सप्लाइंग एयर डिफेंस सिस्टम्स टू अफगानिस्तान। वो हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं। They already have some. Lot of countries are going to give them यार, देखिए that is going to happen. So just I will take 10 more seconds. तो जितना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता खराब होता जाएगा, जितना अमेरिका विल शो मोर इंटरेस्ट एंड फोर्स कि कुछ तरह से वो बागराम वापस आ जाए, जितना चबार के ऊपर चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, जितना मिडिल ईस्ट का टेंशन बढ़ता रहेगा, जितना रशिया यूक्रेन वॉर विल बिकम मोर इंटेंस, यू वुड सी एंगेजमेंट विद तालिबान विल इंक्रीज बिटवीन रशिया, इंडिया, चाइना। क्योंकि रशिया के लिए एक और इम्पोर्टेंट रीजन है व्हाई दे वांट टू कीप तालिबान इन गुड ह्यूमर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके साथ इट इज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड क्लैश। क्योंकि ये जो एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है बिटवीन रशिया एंड यूरोप,
they don't want Afghanistan to take the side of Europe or Afghanistan or America, which means again, to cut the long story short, they do not want a, a Western base again in Afghanistan. उससे रशिया के ऊपर impact बहुत आएगा. So, and there is an ideological division between between ISIS and the Taliban. So, बहुत लोगों को ये लगता है कि containing ISIS, no one can do better than Taliban in that region. There are also talks, there are also rumors that ISIS may have joined hands with ISI in certain respect. उसके ऊपर भी the only The way you can counter it. the ISI controls them today. Yeah. I'll tell you I've done pretty deep digging into this. ISI pretty much controls the entire network today, and ISI was used to do strikes in Russia by the ISIS-K and strikes in Iran. 2 स्ट्राइक्स ईरान में हुई, 2 स्ट्राइक्स रशिया के अंदर हुई। इनका जो लीडर है मैं बताता हूँ उसका नाम, द गाय स्टेज इन अ मिलिट्री गेस्ट हाउस इन पेशावर। इनके 2 बड़े कमांडर्स अभी ठुके हैं कराची के अंदर, ठीक है, बाय द बलोच, बाय द वे। सो बलोच आर वेरी एंटी आईसिस, एंड आईसिस को बलोचिस्तान से लिटरली निकाल के बाहर मारा था। अभी रिसेंटली उनके कैंप के ऊपर अटैक किया था इन्होंने, एंड दे किल्ड अबाउट 30 ऑफ दीस चैप्स, एंड देन देयर वाज सम लेफ्ट, उन्होंने जाके वापस मारा उनको। So your contention is correct about the Afghans pushing them to do this. There is no question. So there are sectarian alignments somewhere between Yeah, the yeah. Baloch, the ISIS, the Baloch and the Taliban government in Afghanistan. एक अंडरस्टैंडिंग भी अगर है बिटवीन ईरानियन रेजिम एंड तालिबान, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. और उन सब के लिए ISIS इज अ चैलेंज. मुझे लगता है कि बालोच के साथ, बालोच में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है, इट इज अ क्लियर थिंग दैट उनका एक अंडरस्टैंडिंग विद टीटीपी है. सो उनके बोथ ऑफ द, आई थिंक बलोच जो है ना, वो आइडियोलॉजिकली उतना अलाइन टीटीपी के साथ नहीं है, बट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन दे आर कन्वर्जिंग, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि देयर कॉमन एनिमी इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. But for Baloch, what happens is that they can still tolerate TTP and deal with TTP, but they are completely against ISIS. So ये convergence point है. So for lot of reasons, अगर आप देखें, नॉर्मली कोई देखेगा तो लगेगा कि यार अफगानिस्तान इतना दूर है, उससे लेके हम क्यों पंगे, हमारा क्या है. बट ऐसा नहीं है. योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड, होता ही है ऐसा. इट हैज टू बी योर फ्रेंड. एंड समवेयर यू डू नॉट वांट अफगानिस्तान either to totally fail, or otherwise to be, why was Pakistan so enthusiastic जब अमेरिका छोड़ के चला गया था. पाकिस्तान enthusiastic इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि नाउ अफगानिस्तान अगेन विल बिकम माय स्ट्रेटेजिक डेप्थ. वो हुआ नहीं, क्योंकि अफगान के लोग जो है उनको समझ में आ गया कि हमें फिर से इस्तेमाल किया जाएगा. So it's a very precarious situation now. I think अफगानिस्तान, देखिए, फेल्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो अफगानिस्तान में अप्लाई नहीं होता है. अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका एस्पिरेशन नहीं है कि हमें इतना बड़ा जीडीपी बनाना है. तो बेसिकली एक बेसिक लेवल ऑफ सस्टेनेंस अफगानिस्तान में मेंटेन करना जरूरी है. दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया, मे बी चाइना, रशिया, ईरान ये सोचते हैं कि इसको कीप इट अफ्लोट, डोंट लेट इट कंप्लीटली सिंक. देन वो जो वॉइड तैयार होगा अफगानिस्तान में, उसमें जो जो प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर उसका जो इम्प्लोशन होगा, फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा, इट विल इम्पैक्ट एवरीवन. सो यू आर ट्राइंग टू कीप अफगानिस्तान अफ्लोट. नाउ चबार बीइंग गॉन, इट बिकम्स चैलेंजिंग. सो डिस्कशंस होंगे. अब उसमें कुछ कंसेशंस तो इंडिया भी मांगेगा कि दैट समवेयर, यस यू हैव योर ओन रूल्स इन प्लेस, बट थोड़ा सा यू ऑल्सो हैव टू बी अ लिटिल लिबरल व्हेन इट कम्स टू वुमेन राइट्स. तो मुझे लगता है विद इन तालिबान ऑल्सो एक फैक्शन है, थोड़ा सा वो लिबरल होना चाहते हैं. वेदर दे वुड हैव एन अपर हैंड और नॉट, वी कांट फोरसी राइट नाउ, बट एंगेजमेंट करके वो तो हासिल करने की कोशिश की जाएगी. सो वन अप्रोच ऑफ द वेस्ट इज एन आइसोलेशनिस्ट अप्रोच. आइसोलेट करो, सैंक्शंस करो. द अदर अप्रोच इज दैट ऑफ इंडिया. The last thing I want to say, India also opposes
कि अफगानिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दिया है अमेरिका ने, दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 US billion. एक तो आप दोहा में सालों तक बात करते रहे तालिबान से टू हैव अ हैंड ओवर ऑफ पावर, फिर पावर हैंड ओवर करने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, इट्स एन इलीगल गवर्नमेंट, तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में है उसको मैं वो नहीं दूंगा. दैट मेक्स नो सेंस. एंड एट द सेम टाइम आप ही ने इतने सारे आर्सेनल वेपन सिस्टम रख के आए हो अफगानिस्तान में, which makes Afghanistan more, वो भी तो तालिबान के हाथ में ही जा रहा है. So there are a lot of dichotomies, but the principal issue of freezing a country's foreign exchange reserve, India has been against that. So Afghanistan is suffering. People of Afghanistan are suffering. So I think somewhere some things will be done. ये कितना बहुत कुछ शायद वहां पे डिस्कशंस हो गए जो बाहर भी नहीं आएंगे. That has to be kept in mind. But let's see what happens from here. It's a very important. In fact, look at the irony of the things. वो आमिर खान मुत्तकी एज पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एज पर यूएनएससी, वो सैंक्शन टेररिस्ट है. सो उसको वेवर चाहिए होता है बिफोर ट्रैवलिंग. सो ही गॉट अ वेवर टू ट्रैवल. तो यूएनएससी का डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म भी बहुत ही मतलब अजीब है. एवरीथिंग इज लुक फ्रॉम द लेंस ऑफ अल कायदा का 1267 वाला है उसमें. आई थिंक समवेयर यू गॉट टू, मुझे तो ये लगता है कि there are so many such Islamic state in Middle East. अब उनके साथ engage करते हो. I think you should engage with Afghanistan as well, and then think about a little more reform. So I welcome this move. Let's see where it goes from here. Actually, I think this is a little to do with a lot more than just Pakistan. Because मेरे हिसाब से जो गेम खेली गई है, which is about Chabahar, right? So if you look at it very carefully, in the 1990s, Pakistan basically controlled the flow of food and everything like that inside Afghanistan. How? Because there was no other outlet. ठीक है. तो अमेरिकन के साथ जो एड वेड आता था वो पाकिस्तान के थ्रू जाता था, और जो भी और अगर वो कुछ मंगाना होता था उनको वहां पर अफगानिस्तान में, इट हैज टू गो थ्रू कराची. सो दे कंट्रोल द एंटायर फ्लो, एंड देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ आईएसआई बेसिकली स्टॉपिंग फूड शिपमेंट्स एंड दिस एंड दैट. बहुत सारी चीजें इन लोगों ने करी हैं. नाउ इफ यू लुक एट इट, व्हेन द तालिबान केम इनटू पावर, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, दे वेंट टू ईरान एंड काइंड ऑफ बिल्ट अप एन ऑल्टरनेटिव रूट थ्रू चाबहार. ठीक है. As a matter of fact, Taliban has invested $35 million in Chabahar. Now, as soon as Asim Munir basically comes back from USA, the US sanctions Chabahar. So, पाकिस्तानियों ने बोला होगा, यार अगर आपको बागराम चाहिए, the only way to control it, you control the food and you control the flows into this thing. We will push them after that and we'll sort this out. Now, when you look at this entire scenario, you've basically broken that barrier and you brought him here, signaling ki boss हम ये करेंगे, it doesn't really matter चाबहार और नो चाबहार, we can figure this out as it is. दूसरा पॉइंट ये है, देखो अभी भी जो एड जाता है, काफी सारा जो फॉरेन एड और एनजीओज का ये सब चीज जो जाती है, it still goes through Pakistan only. They want that to be the main pipeline so that they can control what happens inside Afghanistan. The ban on Chabahar is also to put pressure on that, apart from the Iran factor, because everybody knows यार वहां पर अफगानिस्तान के लिए वहां से एड जा रहा है, हम लोग भेज रहे हैं. आपको अभी भेजना है, you can still send it by air or whatever. You can send it through China, Russia, wherever. I mean, you've got Tajikistan, you've got a lot of stuff which is happening. I think this is a game to try and control and put pressure on the Taliban to basically give up the Bagram airbase. ठीक है. And if you notice, ये air strikes कर रहे हैं पाकिस्तानीज, ये वो this that, this is all American approved यार. बिना अमेरिकन सपोर्ट के ये कहाँ कर सकते हैं ये सब. एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि चबार इज अ लीवरेज पॉइंट. कि चबार को बंद करो तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर. Yep. सो ये इट्स अ लिवरेज पॉइंट. देन पाकिस्तान अफगानिस्तान विल बी कंपेल्ड टू नेगोशिएट, और नेगोशिएशन में बोला जाएगा कि ओके, यू वांट दिस एड टू फ्लो, यू वांट टू सर्वाइव, यू हैव टू गिव अप बागराम. तो ये जो इशू है, और ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान अपोज करता रहेगा, बट मतलब अदरवाइज दे विल वांट इट टू बी हैंडेड ओवर टू
और अगर बागराम में अमेरिका आ जाता है, एटलीस्ट द एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान इज प्रीटी हैप्पी, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि डी फैक्टो अफगानिस्तान के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। नहीं, apart from that, Pakistan gets re-engaged, na, with the Americans on a tactical level, हाँ, ऑन अ टैक्टिकल right? लेवल। सो आई थिंक इसका एक ऑल्टरनेट जो होगा, देखिए बागराम इतनी आसानी से अमेरिका के पास नहीं जाएगा, और अब बागराम में अगर जबरदस्ती वो आ भी गया, फॉर देम टू सस्टेन इन बागराम इट्स नॉट इजी, इट इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान के आज अंदरूनी जो सिचुएशन है, वो 10 साल पहले जो था उससे कई गुना और भी खराब है। और ये अगर होता है, सबसे ज्यादा जिटर्स होगा रशिया और ईरान में। सो यू वुड सी ऑल्टरनेट रूट्स, ईरान एंड अफगानिस्तान, रशिया क्रिएटिंग फॉर अफगानिस्तान, ताकि एड बंद ना हो। रशिया के लिए, रशिया विल डेफिनेटली डू दिस। Yeah, रशिया के because लिए yeah, commodities are not a problem, so they will keep on supplying to Afghanistan. वो कर सकता है। So they will, so basically again to cut the long story short, coming to India does not mean कि इंडिया हमेशा इंडिया ही सप्लाई करेगा। इंडिया विल फाइंड आउट एवेन्यूज, ताकि जो प्रेशर डाला जा रहा है, और प्रेशर तो है अफगानिस्तान के ऊपर, इसी वजह से भी ये विजिट हो रहा है, टू काउंटर दैट प्रेशर, टू फाइंड आउट yeah. द रिलीज पॉइंट। तो आई थिंक समवेयर एक कन्वर्जेंस है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये सप्लाई चेन ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन बनाने के लिए चाइना ज्वाइंस हैंड्स विद इंडिया एंड रशिया, We've already done that, बिकॉज na, in अगेन that वो जो declaration हमने करी, that has happened with that. So I think it's a, I think the यहाँ पर इसका regional geopolitics बड़ा interesting मोड़ लेने वाला है. you can do a separate program on what are the alternate supply lines, and I Yeah, think that will be interesting to note, क्योंकि कुछ तो they have certain common borders with probably, मुझे पता नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा। China, चाइना तो कुछ ना कुछ China, करेगा। Tajikistan, Caspian Sea से जा सकता है, but Caspian Sea again, America, this that, but Russians can pretty very easily do it, as you say. I agree with you. रशियंस विल डू इट द सेंट्रल एशियन जो देश है उनके साथ चाइना का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, और चाइना वाया द सेंट्रल एशियन कंट्रीज विल कीप ऑन सप्लाइंग टू अफगानिस्तान, एंड सेंट्रल एशियन देश जितने सारे हैं उनके लिए भी कीपिंग अफगानिस्तान अफ्लोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू कीप आईएसआईएस एट बे। नहीं तो आईएसआईएस खा जाएगा सेंट्रल एशिया। So there is a convergence happening again between an eastern bloc and a western bloc, with Pakistan being the proxy of the west. ये फिर से अलाइनमेंट अफगानिस्तान में तो घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। हाउ इट प्लेज आउट दिस टाइम, वी हैव टू सी दिस टाइम। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम नहीं लगता कि द American डिफरेंस दिस टाइम, द डिफरेंस इज तालिब जो 1979-80 में हुआ, जब वो जॉन रैम्बो गया था। इस बार तो जॉन रैम्बो है नहीं, और इस बार तालिबान भी जॉन रैम्बो के साइड में नहीं है। इस बार अगर रैम्बो कोई मूवी बना है, सिल्वेस्टर स्टैलोन अभी भी जिंदा है, रैम्बो 5, 6, 7 जो भी है, इस बार रैम्बो क्या मूवी बनाएगा, अफगानिस्तान में जाके क्या करेगा। वो जो पिछली बार तो एक महान आत्मा की तरह गया था, बचा दिया था। इस बार देखते हैं, क्योंकि इस बार तो तालिबान और मुजाहिदीन जितने सारे हैं वहां पे, दे आर अगेंस्ट अमेरिकन। तो इंटरेस्टिंग टू वॉच हॉलीवुड क्या स्पिन देते हैं। Yeah, बट it's हाँ, interesting to watch. You know, and that's the thing. This is a melting pot, and the Pamis at the end of it, you know, has been the center of attention for a long time. एक चीज वी हैव टू कीप इन माइंड, अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशनल क्लैशेस। देखेंगे बहुत सारे लड़ाई हुई है। सिविलाइजेशनल बोलना गलत होगा, कॉलोनियल क्लैशेस, एम्पायर एम्पिरिकल क्लैशेस, एंड Great एम्पायर्स हैव games. क्लैश, ग्रेट गेम्स, ग्रेट वॉर्स, वहीं पे होता है। तो ये एक फिर से बनाने की कोशिश किया जा रहा है। प्रॉब्लम इज इन द लास्ट 40-50 years दिस प्लॉट हैज बीन प्लेड आउट सो मेनी टाइम्स दैट यू कैन मेक आउट की होने क्या जा रहा है। इट्स नो मोर अ सीक्रेट। बैक टू यू। That's true. I mean, to me, it yearly, because the timing is very funny. You know, bloody Asim Munir comes back from Washington. The next day, they bloody hammer the Chabahar port, and वहाँ पर specifically write humanitarian corridor for Afghanistan. They specifically write that in that sanction. So it's pretty eerie that, this is the same game that they want to play, which they played in 1990s. So
It's just weird. Anyways, thank you so much, bhai, for that. Interesting times ahead, of course, and we'll keep a track and we'll keep updating you. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. Details are in the description. Namaskar.